हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो जैसा कि एंसेंट इंडिया का प्लेलिस्ट चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और इसके पहले मैंने जो मौर्योत्तर काल में आपको विदेशी शासक के बारे में बताया था और उसके पहले मैंने ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में बताया था। तो ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जैसा कि उसमें शुंग वंश था, कन्नौ वंश था, सातवाहन था, चेदी वंश था। तो ब्राह्मण साम्राज्य में इतने को कंप्लीट कर दिया गया है। और उसके बाद फिर मैंने आपको कंप्लीट कराया था जो मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी भी अपना शासन एस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे। तो उसमें मैंने हिंदी यूनानी जिसे इंडो ग्रीक बोला जाता है और शक जिसे सीथियन बोला जाता है, पल्लव, पार्थियन और कुषाण को देख चुके हैं। तो कुषाण तक कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब हम देखेंगे इसमें गुप्त साम्राज्य को। तो गुप्त साम्राज्य होगा कि अब ये जितने भी ब्राह्मण साम्राज्य थे, शुंग, कन्नौ, सातवाहन, चेदी, और जो मौर्योत्तर काल में ये विदेशी थे, हिंदी यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, इनको पूरी तरह से अब समाप्त करके यहाँ पे अब एक फिर से बड़ा साम्राज्य स्थापित होगा जिसे हम गुप्त साम्राज्य बोलते हैं। तो मौर्योत्तर काल के बाद ये गुप्त साम्राज्य स्टेब्लिश होता है, जो कि पूरे अब जितना मौर्य काल ने सीमा विस्तार किया रहता है उससे थोड़ा सा ही कम बस ये विस्तार करेगा, लेकिन पूरी तरह आप देखेंगे कि फिर से भारत को एकीकृत किया जाएगा गुप्त साम्राज्य द्वारा। तो यही हमें इसमें देखना है गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो पहले थोड़ा सा अगर मैप आप लोग देख ले तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि इनका शासन जो था तो ये कहाँ तक एस्टेब्लिश हुआ। तो ये है मैप। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो है हल्का ब्लू टाइप का कलर है। तो ये जब शुरू होता है, संस्थापक तो इसके श्री गुप्त रहते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम है जो ये मतलब एक अच्छा राजा था, थोड़ा सा नामी था। तो इस वजह से इनके शासनकाल में आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त जो प्रथम है तो यहाँ से ये शुरू होता है गुप्त साम्राज्य। तो बिहार और यूपी का इलाका थोड़ा सा मिला के आप मानेंगे कि गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो उसके बाद जो प्रतापी राजा होगा तो ये समुद्रगुप्त होगा। तो ये आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त जो होता है तो ये देखिए आप कहाँ तक ये सीमा को फैला देता है, ये इलाकों को इतना लगभग फैला देता है समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य को। उसके बाद आप देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त रहता है तो ये जीत के कुछ इलाकों को लौटा भी देता है। तो जैसे कि जीत गए इलाके को और फिर लेकिन उन्हीं को लौटा दिए कि आप इस पे शासन वगैरह करिए, लेकिन अधीन में आप है मेरे, ऐसा ये समुद्रगुप्त किया था। तो ये देखेंगे कि जीत के जो इलाकों को लौटा दिया था तो ये आप देखेंगे कि पूरे इलाकों को ये जीत के फिर लौटा दिया था उनको। तो इसमें अभी श्रीलंका भी दिखा रहा है इसमें कि यहाँ तक ये जीत के मतलब पूरी तरह से समुद्रगुप्त बहुत ही महान शासक रहता है। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये देख रहे हैं कि उसके बाद जो ये गुप्त साम्राज्य है इसका विस्तार ये यहाँ तक अफगानिस्तान तक आप देख रहे हैं कि कश्मीर वगैरह पूरा लेते हुए पाकिस्तान पूरा कैप्चर है ये इलाका, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि खाली है। तो ये बिल्कुल यहाँ तक देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है तो यहाँ तक सीमा को बढ़ाता है। तो ये आपने कुछ समझ लिया कि कौन से राजा ने कितना इसका सीमा विस्तार किया था। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य मैंने अब थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड समझ लीजिए। जो मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ तो फिर ब्राह्मण साम्राज्य और फिर ये जो विदेशी आक्रमण होते हैं तो उसी में सातवाहन जो रहते हैं ये काफ़ी पावरफुल रहते हैं। ब्राह्मण साम्राज्यों में से एक जो रहते हैं सातवाहन, तो इनका दक्कन और दक्षिण के इलाकों में इनका शासन लगभग चलता है। तो ये मैंने आपको जब इनका साम्राज्य बताया था सातवाहनों का तो काफ़ी अच्छे से मैंने मैप में भी बताया था कि इनका शासन कहाँ से कहाँ तक था। तो ये बीच में पड़ता था बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि जो अभी महाराष्ट्र का इलाका और उधर थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका और इधर जब आप उड़ीसा तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा उन सब इलाकों को मिलकर इन सातवाहनों का राज था यहाँ पे। और जो विदेशी में थे तो ये लास्ट में देखेंगे कि कुषाणों का शासन था। तो ये उत्तर भारत में अच्छे से इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो कुषाणों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों तीसरी सदी के मध्य में इन दोनों का अंत हो जाता है, मतलब इनका पूरी तरह से अंत हो जाता है। और फिर यहाँ पे एक गुप्त साम्राज्य स्थापित होता है 335 से लेके ये 455 ईस्वी तक ये राजनीतिक एकता स्थापित किया रहता है उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत को फिर से एकीकृत किया जाता है, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे वंश में टूट गया था। फिर से इसको एकीकृत यहाँ पे किया जाता है। तो अब गुप्त साम्राज्य के बारे में ये समझ लीजिए कि जो गुप्त के राजा हैं तो उनको कुषाणों का सामंत माना जाता था। और फिर यही जो सामंत रहते हैं ये गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो इनके सामंत ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो जब भी राजा कमज़ोर होने लगता है तो फिर उनके जो भी वहाँ पे विख्यात इंसान होता है या फिर जो पावरफुल इंसान होता है तो वो पूरी तरह से गद्दी को पलट के अपने कब्जे में कर लेता है और फिर अपना शासन एस्टेब्लिश करता है वहाँ पे। तो ये हमेशा से होता आया है और फिर
ये यहाँ पे होता है इसमें। तो अब जो इतिहास है, तो इतिहास समझने के लिए अब विश्वास कैसे करिएगा कि कोई भी चीज़ें हुई थी, तो उसके लिए हमें कुछ स्रोत वगैरह देखनी होती है। तो किस स्रोत से हमें किसी भी शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो सोर्स जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यही अब हम थोड़ा सा सोर्स जान लेते हैं कि आखिर में गुप्त साम्राज्य के बारे में पता कहाँ से चलती है हमें। तो ये स्रोत जो है हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से इसके बारे में पता चलती है। तो पहला हमें लेख से पता चलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है, इससे हमें पता चलती है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है, तो ये हरिसेन द्वारा लिखा गया था और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो इनके द्वारा लिखा गया था। तो इससे भी हमें पता चलती है। और एरन अभिलेख है, इससे भी हमें पता चलती है। और ये एरन अभिलेख जो है ये भानुगुप्त का है। तो इसी एरन अभिलेख से हमें किसी के सती होने का पहले साक्ष्य मिलता है, एरन अभिलेख से ही। और ताम्रपत्र मुहरों पे लिखे गए लेख से भी हमें इसका पता चलता है। तो ताम्रपत्र जो कि तांबे पे लिखा जाता था, तो तांबे का जैसे आज आप कॉपी में देखते हैं तो ये कागज का बना होता है, तो वैसे ही ताम्रपत्र होता था, उस पे लिखा जाता था बहुत सारी बातों को। और मुहरों पे लेख वगैरह से भी पता चलती है। तो मुहर जो चलती है किसी भी शासन प्रशासन में, तो आज भी आप देखेंगे बहुत सारे मुहर वगैरह हमारे ब्लॉक वगैरह में होती हैं। तो इन सब से भी हमें पता चलता है इनके बारे में। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है। और साहित्यिक जो रहती है, तो साहित्य से हमें पता चलता है। जैसे साहित्य जो बुक होती हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, ये हम इसमें जानने का कोशिश करते हैं। तो देवी चंद्रगुप्तम की कहानी है और मुद्रा राक्षस की कहानी, कामसूत्र की, कालिदास की रचनाओं वगैरह से भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलती है। तो कालिदास को आप जानते भी हैं। तो ये सब कुछ रचनाएं हैं जिससे इनके राजाओं वगैरह के दरबार के बारे में, अर्थव्यवस्था, हर एक चीज़ों के बारे में इनसे हमें पता चलती है। साहित्य की ये चीज़ें हैं। और मुद्रा है, सिक्के, जो सोने के सिक्के चलाए, तो इनसे कला वगैरह की भी पता चलती है। तो सिक्के से मेनली हर एक चीज़ें पता की जा सकती है। तो सिक्का वगैरह से आप आर्थिक स्थिति भी पता कर सकते हैं। तो जो मान लीजिए टीन वगैरह का सिक्का चलाता है, तो यानी उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इस वजह से सिक्के ये उस टाइप के चला रहे हैं। तो इनके सबसे ज़्यादा ये सोने के सिक्के चलाते हैं। तो इनसे पता चलता है कि ये काफ़ी संपन्न वगैरह ये लोग थे, तभी जाके उतने सोने के सिक्के ये चला पाते हैं। और सोने के सिक्के ये चलाते हैं, तो इस वजह से इनका पतन भी होता है। तो वो मैं पतन वाले कारण में बताऊंगा कि आखिर में ये कैसे डिक्लाइन हो जाते हैं। जो गुप्त साम्राज्य होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो वो समाप्त होने के क्रम में मैं आपको मुद्रा के भी बारे में बताऊंगा कि मुद्रा भी बहुत सारे सोने के ये जारी कर देते हैं। तो इस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है वहाँ पे। और यात्रियों से भी विवरण मिलता है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे कैसे हम हिस्ट्री का पता कर सकते हैं, तो उसमें विदेशी यात्री के बारे में आपको बताया गया था। तो वही विदेशी यात्री जो है, तो ये फाहियान जो है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। और ह्वेनसांग जो रहता है, ये हर्षवर्धन के शासन में काल में आता है। तो फाहियान से तो पता है चलता ही है जो कि चीनी यात्री होता है, और ह्वेनसांग भी चीनी यात्री होता है। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आएगा। जब अगला हम हिस्ट्री देखेंगे, जब गुप्त साम्राज्य का पतन होगा, तो फिर हर्षवर्धन का शासनकाल आएगा, उसमें ह्वेनसांग आता है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो घटनाएं बीत गई तो उसके बारे में भी पता होता है। जो लेखक वगैरह आते हैं तो उनको पता होता है कि मतलब इसके पहले ये सब चीज़ें चल रही थी। तो जैसे गुप्त काल में बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, तो अब जो यात्री आएगा तो वो मूर्ति वगैरह देखेगा, तो फिर पूछेगा ही आखिर में ये मूर्ति वगैरह कौन बनाई। तो उसमें फिर उनको पता चलता है कि इसके पहले ये राजा थे, चाहे ये वंश का शासनकाल चल रहा था। तो फिर वो लोग अपनी बुक में ये सब चीज़ें लिख देते हैं। तो इससे भी हमें उनके इतिहास के बारे में, चाहे अपने इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। तो इससे भी गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। फाहियान जो आता है और ह्वेनसांग जो आता है हर्षवर्धन के काल में, और फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो इतने चीज़ों से हमें पता चलती है इनके। और इन्हें कुषाणों का सामंत माना जाता था। तो पहले माना जाता था कि ये कुषाणों के सामंत थे। तो कुषाण के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया। और इनके जाति को लेकर इनको वैश्य बताया गया है। तो वैश्य मैंने जो वो चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनको वैश्य बताया गया। वैश्य मतलब समझिए कि व्यापार वगैरह करने वाले। तो ये वैश्य जाति से रिलेटेड थे। और कहीं कहीं पे शूद्र भी बताया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य इतिहास है वो है कि ये वैश्य जाति के थे। और इनका जो उदय होता है ये प्रयाग के निकट कौशाम्बी में होता है इनका सबसे पहले शुरुआत। तो मैंने मैप में आपको दिखाया भी उसको। तो अब हम शासन के बारे में देख लेते हैं। तो शासक जो होंगे, राजा जो, उसके बारे में हम अब देख लेते हैं धीरे धीरे। तो पहला जो इनके राजा होते हैं तो ये श्रीगुप्त होते हैं। और श्रीगुप्त जो होते हैं ये 240 ईस्वी से लेके 280 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और पाटलिपुत्र में ये अपनी राजधानी को स्थापित करते हैं। तो पाटली के आसपास में इनका उदय होता है। तो ये समझ लीजिए अब। और
जो इनके संस्थापक होते हैं ये रहते हैं श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। और प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिसेन द्वारा लिखी गई है, इससे इनका उल्लेख मिलता है। इनका जो उल्लेख है तो इसमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है, इससे इनका हरिसेन जो लिखा है तो इसमें श्रीगुप्त के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, बस इनको आप ध्यान में रखिएगा कि ये संस्थापक थे। और फिर आते हैं दूसरे घटोत्कच, और ये 240 से लेकर 320 ईस्वी तक राज करते हैं और ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। तो इनके ही ये पुत्र थे घटोत्कच। और ये जो रहते हैं ये महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। तो बस 2 पॉइंट इनसे बनता है, ज़्यादा पॉइंट बनेगा नहीं। तो ये महाराजा की उपाधि धारण करते हैं ये जो रहते हैं। और फिर आते हैं इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन करते हैं और ये एक अच्छे शासक रहते हैं और प्रतापी भी रहते हैं। तो वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। तो स्थापना तो इन्होंने मान लीजिए कर दी, ये जो श्रीगुप्त थे या फिर इसके बाद घटोत्कच थे, तो ये राजा थे लेकिन उतना नामी ये हुए नहीं। लेकिन वास्तविक संस्थापक इस वजह से माना जाता है किसी को क्योंकि इसने फिर उसको आगे बढ़ाया, इस वजह से वास्तविक मतलब व्यवस्थित कर दिया, इस वजह से वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और ये जो थे ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करते हैं। तो ये नेपाल में लिच्छवी पड़ेगा, तो उनकी लिच्छवी की जो राजकुमारी रहती है उनसे शादी करते हैं। और ये क्षत्रिय कुल के रहती हैं लिच्छवी। तो ये आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी देखेंगे कि लिच्छवी था उस टाइम। तो जब मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था, तो वो आप उसमें जाके सीक्वेंस से देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से इसमें समझ में आएगा। और ये जो रहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। तो ये उपाधि धारण करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में ये सब चीज़ें बहुत ही प्रचलन में आ गई थी, ये उपाधि वगैरह। तो शकों को एक स्थानीय शासक ने हराया था, उसके बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो उस टाइम से उपाधि वगैरह बहुत ही प्रचलित हो गई थी। तो वही अब ये जो उपाधि धारण की है तो महाराजा धीराज की धारण की है उपाधि। और फिर ये जब राजा बनते हैं तो गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं और 319 से 20 में लगभग ये शुरुआत करते हैं। और ये कैलेंडर है, पहले आप देखेंगे कि शक संवत शुरू होता है, उसके बाद विक्रम संवत शुरू होता है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि गुप्त संवत शुरू होता है। तो ये तीनों कैलेंडर ही थे, तो 2 के बारे में बता दिया हूँ और ये तीसरा है ये। और ये इसके बाद जो होते हैं तो सबसे प्रतापी राजा इसके बाद फिर आते हैं समुद्रगुप्त। ये सबसे प्रतापी राजा इसके माने जाते हैं और ये विष्णु के उपासक थे। और इनका जो शासनकाल रहता है तो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। और ये उपासक जो रहते हैं तो ये विष्णु के उपासक रहते हैं और ये सबसे महान शासक इनको माना जाता है समुद्रगुप्त को। तो बहुत ही खूंखार भी थे। तो अशोक तो धाम की नीति पे चलते थे लेकिन इनको धाम वगैरह की नीति कुछ पता नहीं थी। इनको जब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे था कि शासन वगैरह एस्टेब्लिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को जीतना। तो समुद्रगुप्त के ही शासनकाल में आप देख रहे हैं कि पूरे दक्षिण तक फैल गया है गुप्त साम्राज्य और जीत के फिर उन्हीं को दे देते हैं। तो बहुत ही विख्यात शासक रहते हैं ये। और इनके हरिसेन जो थे ये दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा है और इनकी उपलब्धियों की जानकारी इनसे मिलती है। तो जो ये लेख लिखा है हरिसेन ने तो इसमें इनकी बहुत सारी बातों को बताया गया है कि दक्षिण में चले गए ये कि ये वो के मतलब इनकी बहुत ज़्यादा इसमें प्रशंसा की गई है। और प्रशंसा की गई है तो ये कोई गलत प्रशंसा नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और ये इन्होंने इतना किया है, पूरे गुप्त साम्राज्य को ये चारों दिशा में फैला देते हैं, हर एक जगह पे फैला देते हैं और बहुत ही विख्यात शासक ये रहते हैं समुद्रगुप्त। और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसी कारण से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 9 शासक जो उत्तर में थे और 12 शासक दक्षिण में, सबको हरा के फिर गुप्त साम्राज्य मतलब भारत को एकीकृत बिल्कुल कर दिया गया था। और इसी वजह से इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो नेपोलियन इसी वजह से इनको कहा जाता है, इतना साम्राज्य फैलाने के कारण। और इन्होंने जो है ये समुद्रगुप्त अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि धारण करते हैं और कविराज की भी उपाधि धारण करते हैं और विक्रमक की भी उपाधि धारण करते हैं। तो इतने सारे उपाधि ये धारण करते हैं और पृथ्वी व्यामा की भी उपाधि धारण करते हैं। तो ये उपाधि आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफी क्वेश्चन एग्जाम में उपाधि से इनके आते रहते हैं। तो ये अश्वमेधकर्ता, तो इतने उपाधि ये कविराज, विक्रमक, पृथ्वी व्यामक, प्रतिरथ, ये सब उपाधि ये बहुत सारा धारण किए हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और संगीत प्रेमी इनको माना जाता है क्योंकि सिक्के पे इनको बीना बजाते हुए इनका चित्र मिलता है। तो इस वजह से इतिहासकार मानते हैं कि ये संगीत प्रेमी थे, तभी तो इनको बीना बजाते हुए सिक्कों पे दिखाया गया। तो ये क्वेश्चन बार बार आया है कि समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सिक्का पे दिखाया जाने वाला, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इस्लामाबाद जो स्तंभ अभिलेख है तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इस्लामाबाद
जो अभिलेख है तो ये भी समुद्रगुप्त से ही संबंधित है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। तो यहाँ पे अब समुद्रगुप्त के बाद उनके जो पुत्र रहते हैं तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं। तो चंद्रगुप्त वन पहले थे और चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं, तो ये शासक बनते हैं। और शासक बनते हैं तो फिर 375 ईस्वी से लेके 415 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और इन्होंने उपाधि जो धारण की है तो ये परम भागवत या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। तो जब शकों को इन्होंने हराया, तो शक को मैंने पहले बताया है, तो शक इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। अगर साम्राज्य विस्तार करना था तो इनको शकों को हराना पड़ता। तो फिर इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को हराया तब इन्होंने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। तो ये कुछ इनकी जो उपाधि है तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आते हैं। और चीनी यात्री जो फाहियान आया था तो ये 399 से लेके 414 तक ये रहता है इनके दरबार में। तो ये जो फाहियान है तो ये इनके दरबार में आया था और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, जो फाहियान आया था। और इसी टाइम आप देखेंगे कि प्रमुख जो शिक्षा का केंद्र था तो ये पाटलिपुत्र एवं उज्जैन प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। तो ये काफी ही इंपॉर्टेंट शिक्षा का केंद्र है। और नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना आप देखेंगे हो, और यही ये यहाँ पे रहता है नालंदा विश्वविद्यालय, ये और काफी प्रसिद्ध होता है शिक्षा के केंद्र के रूप में। तो ये भी मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा जब हम प्रशासन वगैरह देखेंगे इनका। और फिर इन्होंने शकों को हराया और चांदी के सिक्के भी चलवाए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही शकों को हराते हैं, और शकों को हराते हैं तब जाके इनका साम्राज्य जो विस्तार पूरी तरह से हो पाता है। और इसी को हरा के फिर इन्होंने एक चांदी का सिक्का चलाया। लेकिन ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो गुप्त साम्राज्य है तो जो गुप्त शासक है तो वो सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सोने के ही बस सिक्के चलाते हैं, तो ये आप देख रहे हैं चांदी के भी सिक्के यहाँ पे ये लोग चलाते हैं। और दिल्ली में जो महरौली का लौ स्तंभ है इन्हीं के शासनकाल में बना है, और ये ऐसा स्तंभ है जो इस पे अभी तक कभी भी जंग नहीं लगा है, इसी वजह से इसकी प्रसिद्धि मानी जाती है। तो लौह स्तंभ है लेकिन इस पे जंग नहीं लगता, तो जंग ना लगने के कारण ही ये प्रसिद्ध है। और ये दिल्ली में है, तो ये भी आप लोग इसे यहाँ पे जान लीजिए। और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से प्रमुख थे कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, ये सब जो थे वो प्रमुख इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो जैसे आप देखेंगे कि अकबर के भी दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो ऐसे ही इनके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न मतलब समझ लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे कि हर एक क्षेत्र में कोई लोग देखेंगे कि प्रसिद्ध होते हैं, तो वो प्रसिद्ध लोग इनके दरबार में रहते हैं, उन्हीं को 9 रत्न बोला जाता है। तो कालिदास को आप जानते भी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और छपरक वगैरह भी मतलब इन्हीं के जो ये थे, तो ये 9 रत्नों में शामिल थे। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो ये आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इनकी जो पुत्री रहती है प्रभावती का विवाह जो होता है वाकाटक वंश में किया जाता है, वाकाटक वंश में। और पति की इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर पुत्र की संरक्षिका बन के ये फिर लंबे समय तक शासन करती हैं। तो इस वजह से आप ये भी देखेंगे कि माने तो आप गुप्त साम्राज्य के अधीन ही ये चल रहा है शासन, जो वाकाटक का साम्राज्य था, क्योंकि इनकी पुत्री ही यहाँ पे शासन कर रही है। इसी वजह से ये माना जाता है कि इन्हीं के शासन में था लगभग गुप्त साम्राज्य के शासन। तो फिर इसके बाद जो रहते हैं, तो उसके बाद जो शासक आते हैं, तो आप देखेंगे कि कुमार गुप्त आते हैं, और ये 415 से लेकर 455 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और इनको गोविंद गुप्त भी बोला जाता है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इनको गोविंद गुप्त भी इनको बोला जाता है। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है कि इसकी स्थापना इन्होंने ही किया था। तो अब इनके शासनकाल में हुआ था या फिर समझिए इन्होंने किया था, तो इनके शासनकाल में हुआ था, तो समझिए इन्होंने ही किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना यहाँ पे होती है, और ये बौद्धों का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, तो इसकी स्थापना इन्होंने करते हैं। लेकिन ये लोग मानते थे वैष्णव धर्म को, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर बौद्ध धर्म को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को सेपरेट किया जाता था। जैसा कि आप देखेंगे जब मुस्लिम आएंगे तो फिर वो लोग हिंदू धर्म को वहाँ पे दबाने की कोशिश करेंगे शुरू में, इनिशियल फेज में। लेकिन अकबर के और मुगल में थोड़ा वहाँ पे इन लोगों को भी छूट दी जाती है, तो बाकी धर्म को भी बढ़ावा थोड़ा सा दिया जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बिना अब हिंदू ही पूरा मेजोरिटी में रहते हैं, तो बिना इनको छूट वगैरह दिए हम यहाँ पे शासन ज्यादा दिन तक कर नहीं सकते। इस वजह से ये लोग बढ़ावा देते हैं मुगल जो रहते हैं। तो मध्य एशिया से यहाँ पे आक्रमण हो रहा था, हून जनजाति थी, तो वो आक्रमण कर रही थी भारत पे एशिया से। और पुष्यमित्र का भी भारत पे जो आक्रमण रहता है ये विफल करते हैं, और ये हून जो जनजाति थी उससे रिलेटेड है, तो पुष्यमित्र का भी यहाँ पे ये विफल करते हैं आक्रमण को। लेकिन जो पूरी तरह से आप देखेंगे कि इनको पराजित स्कंदगुप्त, इनका जो पुत्र रहता है, ये करता है यहाँ पे हुनों को। तो हुनों को आक्रमण से बहुत ही गुप्त शासक परेशान रहते थे, और ये लोग आके फिर यहाँ पे लूटपाट ये सब चीजें करते थे हुन जो थे। तो इस वजह से जब आप डिक्लाइन ऑफ देखेंगे गुप्त साम्राज्य के, मतलब गुप्त साम्राज्य क्यों डिक्लाइन मतलब समाप्त हो गया या फिर इसका पतन क्यों हो गया, तो उसमें एक ये कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आता है कि जो ये हुन आक्रमण करते थे, तो इस वजह से भी
गुप्त साम्राज्य यहाँ पे पतन हो जाता है। तो हून काफ़ी जो जनजाति रहती है ये गुप्त साम्राज्य को परेशान करती है, गुप्त शासकों को। तो अब इसके बाद जो इनके पुत्र शासन में आते हैं जिनका नाम रहता है स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त शासन में आते हैं और ये 455 से लेके 467 ईस्वी तक यहाँ पे शासन करते हैं और जूनागढ़ के अभिलेख द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुत्थान ये करवाते हैं। मतलब पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख में ये लिखा गया है कि ये सुदर्शन झील का फिर से पुनरुत्थान कराते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य इसका निर्माण कराए रहते हैं, लेकिन इनको साफ सफाई मतलब जैसे कि उसमें कचरा वगैरह जम गया हो तो उसको फिर से चालू करा के नहरें वगैरह चीजें फिर से ये चालू कराते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि फिर इनका वहां तक गुजरात तक इनका शासन था, मतलब गुप्तों का। और हुनों का जो आक्रमण था ये इसको ये विफल करते हैं। तो पूरी तरह से हुनों को आक्रमण का ये विफल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हुनों का आक्रमण आप देखेंगे तो कुमार गुप्त के शासन काल में होता है, लेकिन स्कंद गुप्त जो रहते हैं वो पूरी तरह से विफल करते हैं। और यह मध्य एशियाई से पहला आक्रमण था हुनों का। इसके पहले भी आक्रमण होगा, मतलब मध्य एशिया से ये आक्रमण था। तो इसके बाद आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य में मध्य एशिया से पहला आक्रमण हुनों का था यहाँ। और अंतिम शासक यहाँ पे विष्णुगुप्त इसके रहते हैं। और इसका जो हुनों का था तो हुनों को पराजित करके इन्होंने, मतलब कि पूरी तरह से हुनों को इन्होंने ही पराजित किया था। और यह भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि हुनों को इन्होंने पराजित किया था, मतलब कि स्कंदगुप्त ने पूरी तरह से उनको हुनों को पराजित कर दिया था। और ये हमें भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। तो ये इतना हमने देख लिया यहाँ पे इनको बारे में। तो जितने शासक हुए उतना मैंने बता दिया आपको। अब हम गुप्त साम्राज्य का प्रशासन देख लेते हैं। तो मेनली क्वेश्चन प्रशासन वगैरह से आते हैं। अब इनकी प्रशासन देखिएगा, अर्थव्यवस्था देखिएगा, इनका समाज में क्या था, फिर धर्म वगैरह हम देखेंगे इसमें। तो हर एक चीजें इसमें देखेंगे, फिर धर्म वगैरह देख के इसके बाद कला भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो कला का तो सेपरेट वीडियो होगा और पूरी तरह से वो सीरीज ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेंगे। और प्रसिद्ध इनकी मंदिर है तो ये भी हम देख लेंगे। और थोड़ा सा उसके बाद हम साहित्य भी देख लेंगे। साहित्य जितने बुक वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट वो देख के फिर उसके बाद हम थोड़ा सा तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो भी यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। और उसके बाद जो होगा एक मैं आपको चार्ट दूंगा जिसमें प्रमुख जो काम किए हैं गुप्त शासकों ने और इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग देखेंगे इसमें। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर में गुप्तों का पतन क्यों हो गया। तो वो भी जानना जरूरी है क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य का पतन हो गया तो ये भी जानना आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बिल्कुल जो टॉपिक कंप्लीट होगा ये 360 डिग्री में कंप्लीट होगा। तो अब हम देख लेते हैं इनके प्रशासन के बारे में। गुप्त कालीन प्रशासन, तो राजतंत्र था इनमें। तो ये आप समझ लीजिए राजतंत्र मतलब कि अब राजा का बेटा ही राजा। तो वो तो हर एक जो पहले का शासक था तो ऐसा ही था, तो ये भी वैसा ही था। और दैवीय उत्पत्ति का यहाँ पे सिद्धांत माना जाता है। तो ये लोग अपने आप को दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पे मानते हैं कि मतलब ये लोग देवताओं से उत्पन्न हुए। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि राजा जो होता था वो सर्वोच्च प्रशासन का सर्वे सर्वा होता था, मतलब राजा प्रमुख होता था। उसका जो भी आदेश वगैरह है वो फॉलो करना ही है यहाँ पे, ये माना जाता है। तो उसके बिना आदेश के कुछ भी नहीं होता था। तो राजा जब आप देखेंगे शुरू में जितने भी राजतंत्र में राजा ही प्रमुख होता है तो वैसे ही यहाँ पे राजा प्रमुख था। और यहाँ पे विभाजन कैसे था, तो मान लीजिए जितने लैंड है इनके, मान लीजिए जितने जमीन है इनके, तो उसमें विभाजन होता है प्रशासन वगैरह चलाने के लिए। तो जैसे आज आप देखेंगे कि हमारा पूरा देश हमारा देखेंगे आप स्टेट में बटा है, स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट में बटा है, और डिस्ट्रिक्ट फिर आप देखेंगे कि मंडल जिसे आप ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक में बटा है, फिर ब्लॉक पंचायत में बटा रहता है, और पंचायत फिर आप देखेंगे कि गाँव में बटा होता है। तो गाँव भी फर्दर वार्ड में बटा होता है, लेकिन उतना हमें देखने की जरूरत नहीं है वार्ड में कि कितना ये सब चीजें पॉलिटी में हुई हैं। तो वहां से आप ये सब चीजें को समझ सकते हैं जब मैंने पंचायती राज सिस्टम वहां पे पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो विभाजन था तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो मेनली विभाजन था कि पहले देश होता था, देश के बाद इसको भुक्त में बांटा गया था, भुक्ति मुक्ति जिसे बोलते हैं, तो इसमें बांटा गया था। और फिर इसको फर्दर बांटा गया था विषय में। और यहाँ पे आप शासक भी देख लीजिए, तो पूरे देश में जो मतलब शासन को देखता था तो इसमें गोपना बोला जाता था। प्रमुख ये अधिकारी आप मान सकते हैं। गोपना जो है ये प्रमुख अधिकारी है यहाँ पे पूरे देश लेवल पे। और जो भुक्ति जैसे आप स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे ऊपरी जो था ये प्रमुख होता था शासक यहाँ पे भुक्ति का। और उसके बाद विषय देखेंगे तो विषय आप डिस्ट्रिक्ट लेवल आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे विषयपति होता था, विषय का जो प्रमुख देखरेख करने वाला विषयपति होता था। और फिर बांटा गया था जो वो ग्राम था, और ग्राम का
जो अधिकारी होता था उसे ग्रामिक बोला जाता था। और ये विकेंद्रीकरण था, तो आप देख सकते हैं इतना बटा है मतलब शासक। तो विकेंद्रीकरण वही होता है डिसेंट्रलाइजेशन जिसे बोलता है। एक होता है कि पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में सब कुछ रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है मतलब कि एक लोगों के अंडर में हर एक पावर नहीं दी गई है, तो ये होता है विकेंद्रीकरण। मतलब कि आप जो अभी हमारा सिस्टम चलता है तो विकेंद्रीकरण है। जैसे कि आप देखेंगे कि सेंटर लेवल पे एक सरकार है, फिर स्टेट लेवल पे अलग आप देखेंगे कि सरकार है, फिर हमारा पंचायत लेवल पे भी है, मंडल लेवल पे भी जिला परिषद वगैरह चुना जाता है। तो ये बिल्कुल विकेंद्रीकरण है। तो वैसे ही इनकी भी शासन प्रणाली मानी जाती है। और ग्रामीण सदस्य जो था ये 72 बोला जाता था इसका ग्रामीण, इसका नाम था 72। और अब देख लेते हैं कि मौर्य की तुलना में केंद्रीय ये अधिकारियों की संख्या कम थी। तो मौर्य की तुलना में केंद्रीय जो अधिकारी वगैरह थे तो ये संख्या कम थी। तो ये मौर्य से थोड़ा छोटे ही शासक थे, मतलब इनका जो शासन था ये छोटा था। और उस पे से आप देखेंगे कि उतने इलाकों पे जितना कि मौर्य ने शासन किया है उतने पे इनका शासन नहीं था यहाँ पे। और जो कुमार अमात्य जो थे ये सर्वोच्च अधिकारी थे यहाँ पे। और ये सर्वोच्च मतलब अधिकारी की श्रेणियाँ थी। तो जैसे आप देखेंगे कि सर्वोच्च अधिकारी वगैरह अभी भी होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि IAS IPS लोग, वैसे ही ये सर्वोच्च अधिकारी होते थे मतलब प्रशासन के। और जो संधि विग्रहिक जो था ये युद्ध एवं शांति का मंत्री था। तो मंत्रालय भी होते थे। तो मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि अभी ही मंत्रालय का उपयोग किया जाता था, तो पहले भी मंत्रालय वगैरह थे, लेकिन इस नाम से नहीं पुकारा जाता था क्योंकि राजा अकेले चीज़ों को नहीं देख सकता है। तो हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए, अलग अलग एक्सपर्ट चाहिए। तो वो सब उस टाइम भी था, बस हमें नाम इसको अलग अलग दिया है, लेकिन शासन प्रशासन आज जो आप देख रहे हैं वैसे ही पहले भी। तो ये संधि विग्रहिक जो था ये युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। और महाप्रतिहार जो था ये राजमहल का रक्षक होता था। तो महाप्रतिहार मतलब राजमहल में कोई एंटर ना करे, राजमहल के लोगों को कोई खतरा ना हो, क्योंकि जो शासन वगैरह होते थे या फिर जितने उनके साक संबंधी, जितने रिलेटिव, जितने भी उनके इम्पोर्टेंट लोग या फिर उनके भाई, उनकी वाइफ, हर एक चीजें वहीं पे रहती थी राजमहल में। तो राजमहल की रक्षा बहुत ही जरूरी हो जाती थी। तो इस वजह से एक महाप्रतिहार जो था ये राजमहल की रक्षा वगैरह का जिम्मा उठा रखा था और ये सब देखभाल करता था वहाँ पे। और जो ये पद थे वंशानुगत थे, एक से अधिक पद को भी धारण किया जा सकता था। तो कुछ पद थे तो वंशानुगत थे, मतलब कि उनके जो पुत्र हैं वो लोग बनेंगे। और कुछ ऐसे पद थे जैसे कि मान लीजिए मैं वित्त मंत्री हूँ, वित्त मंत्री के साथ मैं फिर यहाँ पे रक्षा भी मंत्री हूँ। और ऐसे ही जैसे गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री वित्त मंत्री भी हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ पद ऐसे भी थे जहाँ पे एक लोग थे वो 2 पद को धारण किए थे और 2 से अधिक भी धारण किए थे। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे या फिर जो पर्सनालिटी अच्छी होगी जिनकी, उनको 2 पद भी धारण यहाँ पे देखा गया है करते हुए, मतलब ऐसा साक्ष्य मिलता है। और सेना में हुआ कि अब घुड़सवार सेना का महत्व बढ़ते गए। तो आप देखेंगे कि आर्य जो आए थे तो उन्होंने तो घुड़सेना की अच्छी खासी यहाँ पे प्रचलन किया, फिर जाके वहाँ पे जो यहाँ की जनजाति वगैरह थी तो उन पे आधिपत्य स्थापित कर पाए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि घोड़े का महत्व बढ़ गया। और घोड़े जो थे तो हम मध्य एशिया वगैरह से मंगाते थे, तो धीरे धीरे ये महत्व बढ़ा हमारा। तो हाथी तो पहले से ही यहाँ से चलते आ रहा था, तो हाथी का महत्व धीरे धीरे देखेंगे कि कम होगा और घोड़े का महत्व धीरे धीरे बढ़ गया। और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो दंडपाशिक और साधारण को चाट एवं भाट कहा जाता था। जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक बोला जाता था। और जैसे साधारण आप मान लीजिए जैसे कि साधारण ही होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया थाने में आप देखिएगा कि दरोगा होते हैं, दरोगा के बाद आप देखेंगे कि सिपाही हवलदार वगैरह होते थे। तो वही साधारण जो अधिकारी थे तो उनको चाट एवं भाट बोला जाता था। और इनका जो राजकीय चिन्ह था तो ये गरुड़ छाप वाली मुद्राएं थी इनकी राजकीय चिन्ह। तो जैसे आज हमारा सारनाथ का अशोक स्तंभ है वैसे ही इनकी भी राष्ट्रीय चिन्ह थी और ये गरुड़ छाप वाली मुद्राएं थी। और संधि प्लस मंत्री को राजा की तीसरी आंख बोला जाता था। तो अब इन्हीं को काम वगैरह देखना है हर एक चीज़ है, तो राजा को कैसे पता चलेगा? राजा को ये लोग जाके फिर बताते होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आज PM को कैसे कुछ भी पता चलता है, हर एक मंत्री वगैरह अपने मंत्रालय से रिलेटेड चीज़ें जाके बताते हैं मीटिंग में PM को। तो वैसे ही यहाँ पे मंत्री वगैरह जो थे संधि वगैरह, तो ये सब चीज़ें फिर इनसे जो भी चीज़ें चल रही थी तो उनका पता चलता था राजा को। तो इसी वजह से इनको जो बोला गया है तो ये तीसरी आंख बोला गया है मंत्रियों को। यहाँ पे ये था, यहाँ पे प्रशासन मतलब राज व्यवस्था हमने देख लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है गुप्ता पीरियड का। तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आगे जो हमारी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आगे हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर उसके बाद
हम इसी में देख लेंगे सामाजिक गतिविधियाँ जो भी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी गुप्ता पीरियड की, फिर धर्म वगैरह हम देख लेंगे इसमें, और इसी में मैं थोड़ा कला भी बता दूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सी थी गुप्ता पीरियड की, क्योंकि आप जान सकते हैं कि गुप्ता पीरियड स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसमें मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा बनी थी, तो इस वजह से ये भी थोड़ा देख लेना जरूरी है। और साहित्य वगैरह भी देखेंगे, जितने बुक वगैरह हुई हर एक चीज़ें इसमें देखेंगे। और तक्षशिला और नालंदा जो महाविहार है इसके बारे में भी हम अच्छे से इसमें देखेंगे। और उसके बाद एक चार्ट भी इसमें बताया जाएगा जिसमें आपको हर एक चीज़ें पता होंगी। और उसके बाद पतन का कारण हम देख लेंगे। उसके बाद जो हमारा ये होगा गुप्ता पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा मैप के थ्रू देखेंगे कि आखिर में आफ्टर गुप्ता क्या होता है, स्थिति वगैरह। उसके बाद हम हर्षवर्धन का शासनकाल, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ऐसे क्लास चलेंगे इसमें। तो ये हमारा यहीं पे टॉपिक कंप्लीट होता है। और सेकंड पार्ट में गुप्ता से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताई जाए। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग बस इसको सीक्वेंस से देखते चले, और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए, तो वो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन कृपया आप लोग करते चले। ओके गाइस, थैंक यू।